देश पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमती पुत्री थी ऐश्वर्या। सुरीली आवाज की सम्राज्ञी और एक बेहतरीन नृत्यांगना होने के साथ साथ उसे वेद ग्रंथों का भी खूब ज्ञान था। ऐश्वर्या को अपने रंग रूप, ज्ञान और गुणों पर काफी गर्व था। 21 वर्ष की होने पर उसके पिता ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर आयोजित कर रहा हूँ। इसमें देश भर से राजाओं, राजकुमारों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसे तुम चाहो अपना वर चुन सकोगी। ऐश्वर्या पिता से बोली, पिताजी, मेरा स्वयंवर साधारण नहीं होना चाहिए। जिसे मैं अपना जीवन साथी चुनूंगी वह एक विशेष व्यक्ति होगा, एक ऐसा युवा जो सर्वोत्तम से भी बढ़कर हो। कौन कितना सर्वोत्तम है ये कैसे मालूम पड़ेगा पुत्री? इसके लिए हमें विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होंगी। सभी प्रतियोगिताएं जीतने वाले को सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त माना जाएगा। तो फिर किस किस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए? ऐश्वर्या बोली, तीरंदाजी, गायन, नृत्य कला, शास्त्र ज्ञान और सौंदर्य प्रतियोगिता होनी चाहिए। राजा बोला, ठीक है ऐश्वर्या, मैं रतन से कह देता हूँ, वह स्वयंवर की सभी व्यवस्थाएं करनी शुरू कर देगा। रतन राज्य के प्रधानमंत्री का पुत्र था। ऐश्वर्या और रतन दोनों एक साथ पले बड़े थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि रतन मन ही मन ऐश्वर्या को चाहता था। वे जानता था कि ऐश्वर्या से विवाह करने की अपनी इच्छा को वह कभी व्यक्त नहीं कर सकता है। अब वे ठहरा एक मंत्री का बेटा और ऐश्वर्या इतने बड़े देश के राजवंश की राजकुमारी। 6 महीने बाद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई। दूर देश से राजा, महाराजा, राजकुमार और राजसी पुरुष इनमें भाग लेने पहुँचे। सभी प्रजावासियों ने एक एक प्रतियोगी की प्रतिभाओं को देखा। हफ्ते भर ये प्रतियोगिताएं चलती रही और 8वें दिन परिणाम घोषित किए गए। कोई भी राजा या राजकुमार स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। कौशल का राजकुमार कामदेव सबसे सुंदर था, तो उल्हास राज्य का राजकुमार प्रकृत गायन में उत्तम था। कृति नगर के नृत्यानंद ने नृत्य में अपना लोहा मनवाया, तो कांचीपट्टनम के पराक्रम सर्वोत्तम तीरंदाज घोषित किए गए। शास्त्र ज्ञान में स्वस्तिपुर के ज्ञानचंद्र विजयी रहे। ऐश्वर्या ने पूछा, अब क्या किया जाए पिताजी? राजा ने उत्तर दिया, इन्हीं में से तुम्हें अपना वर चुनना है पुत्री। लेकिन कैसे पिताजी? मैं तो चाहती थी मेरा वर सर्वश्रेष्ठ से बढ़कर हो, पर ये प्रतियोगी तो एक एक गुण में ही श्रेष्ठ है। राजा ने पुत्री को सलाह दी, मैं तो कहता हूँ कि इन 5 युवकों को यहाँ कुछ दिन और अतिथि के रूप में रहने दो। शायद ये सामने आ जाए कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह 5 राजकुमार महल में कुछ दिन और रहे। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वे हर संभव प्रयास करने लगे। सूर्य की पहली किरण के साथ ऐश्वर्या को प्रकृति की मधुर आवाज में रोमांचित गीत सुनने को मिलते। वह नीचे बगीचे में खड़ा गा रहा होता। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती, तो राजसी वेशभूषा में सजा धजा कामदेव राजकुमारी के समक्ष अपना प्रणय निवेदन रखने के लिए खड़ा रहता। इसके बाद ज्ञानचंद्र राजकुमारी के साथ वेदों और उपनिषदों पर विमर्श करना शुरू कर देता था।
फिर पराक्रम भी कहाँ पीछे रहता। वह भी राजकुमारी को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाता। शाम के समय जब वह अपने कक्ष में आराम कर रही होती तो नृत्यानंद उसे नृत्य कक्ष में अपना शास्त्रीय नृत्य दिखाने के लिए बुला लेता। जैसे जैसे ऐश्वर्या उनके साथ समय बिता रही थी वैसे वैसे उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। किससे विवाह करे, इस प्रश्न का उत्तर तलाश पाना स्वयं उसके लिए कठिन हो गया। यह दुविधा उसने रतन को बताई। रतन विनम्रता पूर्वक बोला, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता राजकुमारी ऐश्वर्या। ये निर्णय आपका है और आपको ही लेना है। राजकुमारी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या चाहती हूँ मुझे नहीं पता। रतन बोला, विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश रही हैं या किसी गुण विशेष को? चिढ़कर ऐश्वर्या ने जवाब दिया, स्वाभाविक है किसी व्यक्ति को। रतन ने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए कहा, तो फिर आप पर गुणों की धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप वर को भूल रही हैं। सुंदर युवा, उत्कृष्ट नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायक और शास्त्र ज्ञाता होने से पहले वे कैसे व्यक्ति हैं? क्या आपने ये जानने का प्रयास किया? ऐश्वर्या हैरान थी। उसने सोचा नहीं था कि रतन उसके बारे में इतनी गहराई से सोचता होगा। इससे पहले वे कुछ कहती, रतन चला गया। रतन के कहे शब्द रात भर राजकुमारी के दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन मौसम बहुत सुहावना था। पांचों राजकुमार और राजकुमारी ऐश्वर्या दक्षिण के जंगलों के भ्रमण को निकले। रतन भी उनके साथ था। वह भूल गई कि उसके साथ सुरक्षाकर्मी नहीं है। ऐश्वर्या राजकुमारों से बातें करती चली जा रही थी। इस बीच समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी रतन रुका और बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए। कामदेव ने पूछा, लेकिन क्यों? अंधेरा होने वाला है, हमें समय से राजमहल लौट जाना चाहिए। नित्यानंद ने हंसते हुए कहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा रतन? पराक्रम भी बोला, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ज्ञानचंद्र ने भी अपनी बात जोड़ी, हाँ हाँ हम हैं ना साथ में। उन्हें अनदेखा करते हुए रतन बोला, ऐश्वर्या महल से निकले 3 घंटे से अधिक समय हो चुका है। महाराज चिंता कर रहे होंगे। जंगल के इस इलाके में बाघ हैं। हमारे पास शस्त्र भी नहीं है। आओ वापस चल। रतन के निवेदन को अनसुना करते हुए ऐश्वर्या चलती रही। पांचों राजकुमार तिरस्कारपूर्ण नजरों से रतन को देखते हुए राजकुमारी के संग हो लिए। उन पर ध्यान ना देते हुए रतन भी उनके पीछे चलने लगा। अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। सब रुक गए। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक खतरनाक बाघ खड़ा था। ऐसा बाघ ऐश्वर्या ने कभी नहीं देखा था। वे ऐश्वर्या को घूरने लगा और उस पर गुर्राने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ करता, रतन राजकुमारी के आगे आकर खड़ा हो गया। बाघ ने रतन पर नजरें गड़ा दी। रतन बोला, भागो ऐश्वर्या भागो, बाघ भूखा है। जब तक मैं इसे रोक सकता हूँ रोकूंगा, आप भागो। कामदेव ने कहा, हाँ आओ ऐश्वर्या, सैनिकों को बुला लाते हैं। ऐश्वर्या बोली, मैं रतन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नित्यानंद के मुंह से बड़ी मुश्किल से बोल निकल पा रहे थे और वे बोला, अरे हम छोड़कर थोड़े जा रहे हैं,
मदद मांगने ही तो जा रहे हैं। पराक्रम चिल्लाया, बाघ हमें कच्चा खा जाएगा, भागो ऐश्वर्या। राजकुमारी बोली, रतन को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। ज्ञानचंद्र बोला, लेकिन हम तो जान बचाएं। और इस तरह वो पांचों राजकुमार वहां से भाग गए। रतन एक फुर्तीला और हिष्ट पुष्ट युवक था। जैसे ही बाघ रतन की ओर बढ़ा, रतन बाघ की पीठ पर झपट पड़ा। अपनी मजबूत भुजाओं का फंदा बना उसने बाघ की गर्दन को जकड़ लिया। बाघ ने उसे फेंकने के भरसक प्रयास किए, लेकिन रतन डटा रहा। तभी बाघ की जोरदार चीख निकली और वह शांत पड़ गया। ऐश्वर्या ने पलटकर देखा, सुरक्षा कर्मी पहुंच चुके थे। उनके चलाए तीरों से बाघ धराशायी हो गया था। रतन उठ खड़ा हुआ। बाघ ने उसे कई चोटें पहुंचाई, लेकिन वे गंभीर नहीं थी। ऐश्वर्या दौड़कर रतन के पास पहुंची और उसका हाल पूछा। सुरक्षा कर्मी बोला, महाराज आप लोगों के लिए चिंतित हो रहे थे और उन्होंने हमें आपको तलाशने के लिए भेज दिया। रास्ते में वे पांचों राजकुमार हमें मिले और उन्होंने हमें बताया कि आपकी जान खतरे में है। अगले दिन ऐश्वर्या रतन से मिलने पहुंची। कैसे हो तुम रतन? मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूँ। रतन ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा तो किसे चुना आपने? गायक, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र ज्ञाता या फिर वे सुंदर युवक? नहीं, इनमें से कोई मेरा पति बनने के योग्य नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो अपने से अधिक को महत्व देता है। रतन ने सिर उठाकर ऐश्वर्या के चेहरे की ओर घूर कर देखा। क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी ऐश्वर्या? हाँ, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करोगे? ऐश्वर्या, मैंने सदा आपको दिल से चाहा है। मुझे अपने योग्य समझकर आपने मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बना दिया है। 1 माह के पश्चात ऐश्वर्या और रतन का विवाह हुआ। इस भव्य आयोजन में सौंदर्य की प्रतिमा ऐश्वर्या और प्रसन्नचित रतन को देखकर उत्कल वासियों ने वर वधू की खूब वाहवाही की और इस तरह से राजकुमारी ऐश्वर्या और रतन का विवाह बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धारा नगरी के न्याय प्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनके न्याय और शासन की प्रसिद्धि पूरे देश में थी। उनके महल में कोई भी फरियादी आता तो खाली हाथ न जाता था। राजा भोज समय समय पर अपनी प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाते रहते थे। यदि राज्य में किसी वर्ष अगर किसानों की खेती अच्छी ना होती तो वह उस वर्ष का लगान भी माफ कर देते। यही नहीं, बल्कि अगर कोई प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, सूखा आदि भी आ जाते तो राजा अपने खजाने से सारी प्रजा की सहायता करता। सारी प्रजा ऐसे राजा को पाकर खुद को धन्य मानती थी। राज्य की न्याय व्यवस्था भी बहुत ही सुचारू थी। कोई भी चोर, डाकू आदि का साहस न था कि राज्य में उत्पात मचा सकें। इसीलिए राज्य में अपराध भी बहुत ही कम घटित होते थे। इसके अतिरिक्त राजा स्वयं भी
समय समय पर अपना वेश बदलकर अपने नगर में घुमा करते थे ताकि प्रजा की वास्तविक हालत जान सकें। राजा भोज को आखेट खेलने का भी बहुत शौक था। एक दिन वे जंगल में शिकार का पीछा करते करते रास्ता भटक गए। उनके सारे अंगरक्षक पीछे ही रह गए। जंगल में भटकते भटकते राजा भोज एक किसान की झोपड़ी पर जा पहुँचे। भीषण गर्मी में किसान से पानी मांगकर राजा ने अपनी प्यास बुझाई तथा थकान के कारण वहीं बैठ गए। किसान का नाम शालिग्राम था। उसने कभी राजा भोज को नहीं देखा था, परंतु घर आए अतिथि को उसने प्रेम पूर्वक घर में रखी सूखी रोटियां तथा कंदमूल फल खाने को दिए। उसने राजा भोज से कहा, सामने रखे जितने भी कंदमूल फल हैं उन्हें खा लीजिए, किंतु कोने में जो तरबूज रखा है उसे स्पर्श मत करना, क्योंकि उसे मैंने अपने न्यायप्रिय राजा भोज के लिए बड़े जतन से सुरक्षित रखा है। किसान के मुंह से अपने प्रति ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा भोज को बहुत खुशी हुई कि उनकी प्रजा में एक गरीब और तुच्छ किसान भी उनसे कितना प्यार करता है। राजा ने उस किसान से कहा, तुम मुझे वह तरबूज खा लेने दो, बदले में तुम जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो मैंने अपने खेत में बड़े जतन से उगाया है। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं वह तरबूज अपने प्रजावत्सल राजा भोज को भेंट करूं। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, यदि तुम मुझे वह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे कंदमूल को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। किसान ने कहा, भले ही सामने रखे कंदमूल मत खाइए, परंतु उस तरबूज को तो मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। वह सिर्फ मेरे राजा के लिए है। खैर, राजा भोज ने वे कंदमूल खा लिए और किसान से रास्ता पूछकर अपने महल के लिए चल पड़े। लगभग एक हफ्ते बाद शालिग्राम वही तरबूज लेकर राजा भोज के दरबार में पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने हंसते हुए शालिग्राम से कहा, अगर मैं तुम्हारी ये भेंट स्वीकार ना करूं तो? किसान ने कहा, यदि आप मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा उत्तर यही है कि आप भाड़ में जाइए। इस पर राजा भोज ने कहा, यह तुम्हारी झोंपड़ी नहीं है, यह राज दरबार है। यहाँ जिह्वा को काबू में रखकर ही उत्तर देना चाहिए। किसान ने कहा, यदि आप राज दरबार के राजा हैं तो मैं भी खेतों का राजा हूँ। मेरी हस्ती आपसे कुछ कम नहीं है। राजा ने कहा, मेरे राजकोष में असंख्य हीरे मोती और रत्न आदि हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, भले ही आपके राजकोष में असंख्य हीरे मोती और जवाहरात हैं, पर वे सब प्रजा के दिए गए कर से इकट्ठे किए गए हैं। वे प्रजा की अमानत हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा प्रहरी भी रखने पड़ते हैं। कभी अवसर मिले तो मेरे खजाने को देखने के लिए आना, पता चल जाएगा कि असली खजाना किसका है। किसान की बात ने राजा भोज की
उत्सुकता जगा दी। वे उसी समय किसान के साथ उसके खजाने को देखने के लिए निकल पड़े। किसान राजा भोज को अपने खेतों पर ले गया और उनसे कहा, राजन, सामने खेतों में जो लहलहाती फसलें देख रहे हो, उनसे उत्पन्न अनाज ही मेरा खजाना है। आप तो अपने खजाने को खाकर अपना पेट भी नहीं भर सकते, जबकि मेरे अन्न के खजाने से सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। अब बताइए कि असली खजाना मेरा है या आपका? किसान का ये उत्तर सुनकर राजा भोज बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को गले से लगा लिया और बोले, जिस राज्य में तुम जैसे मेहनती और निडर किसान हो, उस राजा के सौभाग्य का क्या कहना। उसका राज्य तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।